गुड इवनिंग। आज केमिस्ट्री में नई यूनिट जिसको हम यूनिट 3 के नाम से जानते हैं बहुत सी बुक्स में, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इस यूनिट का बहुत 200-250 साल का हिस्ट्री है, हमें वो कंपाइल करनी है आज की डेट में। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर करा रहे हैं, पर हम सीरियल वाइज चलेंगे क्योंकि जो बोर्ड है वो भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी सीरियल वाइज ही चलेगा। ठीक है, आपका बोर्ड का सिलेबस कम होगा बट कंपटीशन का नहीं होगा, तो हमें सारा ही कवर करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं क्या चीज़ है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे डिकोड करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम क्यों पड़ा। चलिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि आज क्लास केमिस्ट्री की है तो ऑब्वियसली पहली बात तो यही होगी कि ये ब्रांच होगी केमिस्ट्री की। ये तो सब को ही पता है कि ये किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है। बट दिक्कत यह है कि यहाँ पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे पढ़ना क्या है, यहाँ पे क्या क्या आप लोग पढ़ोगे, फिर हम उसकी ज़रा डेफिनेशन बना लेंगे। भाई आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी कन्वर्जेंस। किस तरह की कन्वर्जेंस? एनर्जी कन्वर्जेंस। एनर्जी की आपको कन्वर्जेंस यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो आपको पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल से केमिकल, ठीक है, और दूसरी आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे केमिकल से इलेक्ट्रिकल। आपको बेसिकली यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जेंस पढ़ने हैं और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल। अब यह हवा में तो होती नहीं है, इनके लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं, जिन डिवाइसेस को आप सेल्स या बैटरीज़ के नाम से जानते हो। और इसका भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है सेल्स और बैटरीज़ की। दुनिया की सबसे पुरानी 450 साल पुरानी जो बैटरी मिली है वो आपकी मेसोपोटामिया में मिली है। कहाँ पड़ता है मेसोपोटामिया? ग्रीस के लगभग पड़ता है। दूसरी आपको एक टर्की जो देश है, जिसे हम हिंदी में तुर्की कहते हैं, उस देश में भी बहुत पुरानी लगभग 200-250 साल पुरानी एक बैटरी मिली है। ठीक है, वो भी एक तरह की बैटरी का काम करती है, कॉपर की थी वो। ठीक है, जो आप वो देखते हो घर में सुराही होती है, मटका होता है, उसमें बनाई गई थी वो। तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, वो सारी हमें यहाँ पे कंपाइल करनी है। ठीक है, कन्वर्जेंस पढ़ना है। ठीक है, सेल्स और बैटरीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या पढ़नी है कि केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कैसा है। केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कैसा है मतलब सिंपल सी बात यह है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं, क्या क्या इक्वेशंस हैं जो इन सारी कन्वर्जेंस को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, फंक्शनिंग बनाती है। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, जैसे एक मैं मान लूँ तो नस्ट इक्वेशन है, सबसे मेन तो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन है। कुछ लॉज हैं यहाँ पे। लॉज कौन कौन से हैं? अगर आपको वो लॉज याद हों तो बहुत सारे लॉज हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनक हम बोलते हैं फैराडे को। फैराडे केमिस्ट्री में बहुत और फिज़िक्स में बहुत इनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है फैराडे का। फैराडे ने 2 लॉज बनाए जिन्हें हम फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फैराडे मतलब बेसिकली वो चार्ज से रिलेटेड था उनका जो था। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, उनके बाद जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज से रिलेटेड में, वो फैराडे है ना। इनकी एक ऐसी ब्रांच थी जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों में सेग्रीगेशन था, दोनों का पॉपुलर थी। ठीक है, तो फैराडे के कुछ लॉ पढ़ने हैं जिनको हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फिर बेसिकली आपका वही करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ओम्स लॉ, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये आ जाएंगे। फिर एक यहाँ पे एक और लॉ आता है जिसको नाम बोलते हैं कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ बहुत बढ़िया लॉ है, एक्सप्लेनिंग बहुत अच्छी है इसकी। कोलरॉश लॉ आपको पढ़ना है। फिर एक और चीज़ आती है, डेबियर-हकल थ्योरी आती है। डेबियर-हकल थ्योरी वो भी आप लोगों को पढ़नी है। डेबियर-हकल थ्योरी क्या चीज़ है अभी बताएंगे, अभी इंडेक्स चल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी। फिर आपको थोड़ी कमर्शियल वो पढ़नी पड़ेगी, जैसे आपके बटन सेल्स होते हैं, मर्क्यूरी सेल होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, है ना, वो जो 5 रुपए के आते हैं, बटन सेल आते हैं जो घड़ी में लगते हैं, कार की बैटरीज़ होती हैं। फिर आप बिल्कुल स्पेस में चले जाएंगे, है ना, जितने भी हमारे स्पेसशिप्स होते हैं, ये सारे जितने भी रॉकेट्स होते हैं, उनमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है, उसकी भी हमें रिएक्शंस देखनी है। रस्टिंग के बारे में पढ़ना है या कोरोजन के बारे में पढ़ना है, और तमाम तरह की चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका इंडेक्स था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो आपको पता चल गया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हमें डील किससे करनी है,
एनर्जी कन्वर्जन से डील करनी है, जो आपके एनर्जी कन्वर्जन हैं उनसे डील करनी है। साथ में हमें ये देखना है कि वेरियस जो लॉज या फैक्टर्स यहाँ पे लगेंगे। तो बेसिकली आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बोलोगे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डील्स विद, किन किन चीज़ों से डील करोगे आप यहाँ, एक तो एनर्जी कन्वर्जन से डील करोगे जो है इलेक्ट्रिकल से केमिकल, और दूसरा है केमिकल से इलेक्ट्रिकल। साथ में वेरियस लॉज, फैक्टर्स और थियोरी, वेरियस लॉज, फैक्टर और थ्योरी या थियोरी जो इसको गवर्न करेगी, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको समझ में आ गया क्या चीज़ है। अब सबसे मेन बात कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहले तो हमें जो बाउंडेशन है वो कम करनी पड़ेंगी। छोटी सी चीज़ समझते हैं पहले कि यहाँ पे दो तरह के हम पे कन्वर्जन्स होते हैं, और उन कन्वर्जन्स को जो कंट्रोल करते हैं वो दो तरह के हम पे डिवाइसेस होती हैं। उन डिवाइसेस में सबसे पहली डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पहले हमें डील करनी है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और भी नाम हैं, नाम क्या है, बस यही बात है कि आपके नए नए सेल्स लोगों ने बनाते गए और उनके नाम उसमें पढ़ते गए। जैसे वोल्ट जो आप पढ़ते हो, वोल्टामीटर, तो उन्होंने एक सेल बनाया था तो नाम बोलते हैं वोल्टेक सेल, वोल्टेक सेल। ऐसे एक और नाम है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनोमीटर याद आ रहा होगा तो वहाँ से गैल्वेनिक सेल। ऐसे एक और है लकलांचे सेल, लकलांचे सेल। सबसे पुराना सेल लकलांचे सेल ही होता है। लकलांचे सेल में जिंक और कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, ये इसके और नेम्स हो गए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम ये भी बोलते हैं, वोल्टेक सेल भी बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, लकलांचे सेल भी बोल सकते हैं। बट काम क्या है, देखो जो दूसरा सेल है उसमें केमिकल कभी नहीं आएगा नाम में। उस दूसरे सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो क्यों ना एक हैक बना दिया जाए। क्या है वो हैक? सिंपल सा एक हैक है कि अगर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल बोला तो केमिकल आ गया है यहाँ पे। अपने दिमाग में आप एक बैटरी को याद रखो या एक सेल को याद रखो, उस सेल के अंदर केमिकल होते हैं। उस केमिकल का आप कैसे यूज़ करते हो, उस केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उससे आपके अप्लाइंसेस चलते हैं। जो वो केमिकल्स होते हैं सेल के अंदर, उस छोटे से स्पेस में वो कुछ रिएक्शंस होती है उसमें, जिसको आपने आगे जाके पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। वो रिडॉक्स रिएक्शन जब एक्शन में आती हैं तो क्या होता है, उन केमिकल्स की वजह से एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है या करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो आपको नाम पता चल गया। देखो इसमें कहीं केमिकल नहीं है। जो पहला सेल है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे वर्ड में केमिकल है, तो आप यहीं से याद रख लो कि यहाँ पे क्या होगा। दिमाग में सेल याद रखना, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको क्या बोलना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट्स कौन सी एनर्जी। देखो नाम में क्या आ रहा है, केमिकल आ रहा है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट, और केमिकल आपको पता ही है जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें केमिकल क्या है, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली कौन सी रिएक्शंस है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वही वाली। तो डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी या केमिकल्स या केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जो हमारी केमिकल्स एनर्जी हैं या जो केमिकल से एनर्जी बन रही है वो जनरली इन द फॉर्म होगी, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस की फॉर्म में होगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस की फॉर्म में हमारा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और बहुत सी डिटेल वाली बातें मैं आपको अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा। अभी आप ऐसा समझ लो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, छोटा सा ब्रीफ बताया था ना कि अभी ब्रीफ में चलेंगे, ज़्यादा वैसे नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। आपने सुना होगा एक चीज़ गैल्वेनाइजेशन, आपने सुना होगा एक चीज़ रस्टिंग, आपने सुना होगा एक चीज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और केमिकल कन्वर्जन कराया जाता है। आप सोचो जैसे आपने गैल्वेनाइजेशन करना है,
जिंक का गैल्वेनाइजेशन करना है आयरन के ऊपर, तो आप इलेक्ट्रिसिटी किसी एपरेटस में यूज़ करके उसके ऊपर आप चढ़ाते हो जिंक को। जैसे आपको गोल्ड की प्लेटिंग करनी है या निकल की प्लेटिंग करनी है या प्लैटिनम की ही प्लेटिंग करनी है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो मेटल होता है उसे किसी एपरेटस में धरते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन करते हो। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग, सिल्वर की प्लेटिंग, प्लैटिनम की प्लेटिंग, निकल की प्लेटिंग, इन सब की प्लेटिंग करते हो। इलेक्ट्रोलिसिस आपने सुना है बहुत बार। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस केमिकल रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जिस भी डिवाइस में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ होगा उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कितनी तरह की होती है? बहुत तरह की होती है। जैसे गैल्वेनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, रस्टिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी डिवाइस इन चीज़ों को या इन प्रोसेस को यूज़ करेगा वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहली बात तो देखो कन्वर्जन क्या होगा, दिमाग में तो ये याद रखना है कि अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल है तो इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल बन रहा है, बस इतना याद रखना। जहाँ केमिकल आ रहा है वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल बना रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक इसका उल्टा होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल विच कन्वर्ट क्या कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी या केमिकल इफेक्ट। केमिकल एनर्जी या केमिकल इफेक्ट उसमें कन्वर्ट करता है ये कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अच्छा एक और बात है यहाँ पे, ऑल दोज सेल्स विच अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसे जितने भी सेल हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएंगे। ये जितने भी एपरेटस आपके इलेक्ट्रोलिसिस कर पाते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस कितने तरह की होती है? जैसे अगर हम अपने मैनुअली कोरोजन करें, वैसे तो नेचुरल होता है कोरोजन, पर मैनुअली अगर कोरोजन करें वो भी इलेक्ट्रोलिसिस में आता है। रस्टिंग हो गया, जैसे रस्ट से लगती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, वो भी किसके अंदर आएगी? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आएगी। और गैल्वेनाइजेशन हो गया, जैसे गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन भी किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आएगा। तो जो भी सेल गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या रस्टिंग या कोरिजन करेंगे उनको इलेक्ट्रोलिसिस में गिना जाएगा। और दूसरी बात, उन सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। तो एक बेसिक सा डिफरेंस था। अब आपके दिमाग में थोड़ी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पे क्या है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो ज़रा एक चीज़ समझिए आप, मैं यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो ध्यान से देखिए क्या चीज़ है। तो हमने यहाँ लिया गैल्वेनिक सेल। आपको पता है गैल्वेनिक सेल को वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? देखो नाम ही केमिकल है, तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके आपने बड़े बड़े ये समझ लो, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है अगर आप बहुत सारे सीरीज़ में लगा दो तो वो बैटरी बनता है। या आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, सेल को सीरीज़ में लगाओ तो क्या बनती है? बैटरी बनती है ना। बैटरी तरह तरह की है। तो गैल्वेनिक सेल ज़रा समझते हैं इसमें है क्या। तो गैल्वेनिक सेल में जनरली हम क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है भाई, पहला इलेक्ट्रोड होता है कॉपर सल्फेट का या कॉपर का, मान लो कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर रहेगा। और एक होता है जिंक सल्फेट का, साथ में यहाँ पे क्या रहता है? जिंक रहता है। याद करने के लिए आपको दिला दूँ दोबारा कि हमने पढ़ा था ऑयल रिग, क्योंकि यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो ऑयल रिग आपको पता होना चाहिए। ऑयल में ऑक्सीडेशन O बना, तो ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिग में R जो है वो बना रिडक्शन। जो रिग है उसमें R जो बना वो बना रिडक्शन। तो रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग समझ जाना, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी बातें और,
हमने पहले से बचपन से क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रोड तो कैथोड होता है और एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड होता है। कैथोड में कौन चिपकते हैं, कटायन, और एनोड में कौन चिपकते हैं, अनायन। कैथोड में कौन, कटायन, एनोड में कौन, अनायन। कटायन पॉजिटिव, अनायन क्या, नेगेटिव। शाबाश। तो कैथोड क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, और एनोड क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्योंकि भाई सेम वाले कभी अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल ही होंगे। तो अट्रैक्शन करनी है तो कटायन अगर चिपक रहा है तो कैथोड को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल में होना पड़ेगा। नेचुरली नहीं होते ये, पोटेंशियल की वजह से होते हैं। और अनायन अगर नेगेटिव है तो एनोड का पॉजिटिव होना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। आपको पता नहीं था पर आज बता दूँ, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। और आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने जा रहे हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा अलग होगा। क्या होगा, थोड़ा सा कुछ अलग होगा, मैं आपको बता दूंगा। एनोड जो होगा, सॉरी जैसे कैथोड है तो कैथोड को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर कैथोड पॉजिटिव हो जाए तो भाई आने वाली चीज़ कौन होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। एनोड अगर नेगेटिव हो गया इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चीज़ आएंगी, मतलब कटायन आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेंगे, ये चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ी बातें यहाँ पे ये समझ लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर मिटाने वाला हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल जो आप सेल पढ़ रहे हो, ये गैल्वेनिक सेल, जी सेल, इसमें जो आपका कैथोड होगा वो आप पॉजिटिव लोगे, एनोड क्या लोगे, नेगेटिव। जो सोचा है उससे उल्टा, जो सोचा है उससे उल्टा। कैथोड में कटायन, एनोड में अनायन सोचा है, पर यहाँ उल्टा होगा, कैथोड में अनायन आएंगे और एनोड में कटायन आएंगे। या आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन के बेस पे समझो। यहाँ पे क्या था, कैथोड नेगेटिव था तो इस पर पॉजिटिव चीज़ आनी थी, और यहाँ पे एनोड क्या था, पॉजिटिव था, तो इसमें नेगेटिव चीज़ मतलब इलेक्ट्रॉन को आना था। अट्रैक्ट करता, ये गेन करता और वो लूज़ करता। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना समझ लो, अभी कैथोड पॉजिटिव और एनोड क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब ये गेन करेगा कैथोड, और एनोड क्या करेगा, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। यहाँ पे सिर्फ किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, एनोड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और कैथोड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। भाई जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, यहाँ पढ़ो, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एनोड में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है। बेस बना रहा हूँ, कुछ और नहीं, दोबारा बढ़ाऊँगा। एनोड में ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको 5% समझ लो बस, कि यहाँ पे उल्टा होता है। सोचा क्या था, सोचा ये था कि कैथोड में कटायन, एनोड में अनायन, जबकि यहाँ उल्टा है। कैथोड में कटायन नहीं आएंगे, इस बार अनायन आएंगे, और अनायन यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अनायन इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ होती है, पर बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हालांकि गलत है पर थोड़ी देर के लिए बोल लो। कैथोड यहाँ पॉजिटिव होगा, एनोड यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, थोड़ी सी ये चीज़ देख लो, मैं मिटा रहा हूँ। ऑयल रिग याद रखना, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चैप्टर बहुत इजी है ये, कभी कुछ ऐसी चीज़ें पूछती नहीं है, न्यूमेरिकल बेस है ये। फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हो तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हैं, कॉपर सल्फेट कॉपर, जिंक सल्फेट जिंक। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे 2 बीकर लिए रहते हैं, या 2 आप सेल्स बोल सकते हो, हाफ ऑफ सेल। तो एक तो यहाँ है, ये रहा, और एक यहाँ है, ये रहा। अब इनके बीच में हम एक ब्रिज लगाते हैं, जिस ब्रिज को हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ठीक है, जिस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे लगा दिया ऐसे, सॉल्ट बोल लो, साल्ट बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, 2 बीकर हैं और इनके बीच में ये जो लगाई हमने चीज़, इसका भी अभी इतिहास देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, क्या काम होता है वो भी देखेंगे, क्या क्या इसके फंक्शंस है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। ठीक है, और इनके नीचे यहाँ पे इंसुलेशन रहे, इसलिए हम यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें, इनको हम कार्बन प्लग बोलते हैं, कार्बन प्लग, कार्बन प्लग। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद क्या है, हमें 2 इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस कराने हैं यहाँ पे। तो मान लो एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। याद रखना ये सॉल्ट ब्रिज है यू शेप में, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, अब ज़रा समझना यहाँ होता क्या है। मान लो इनमें से एक इलेक्ट्रोड तो कॉपर का है और एक इलेक्ट्रोड जिंक का है।
एक इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का है, और एक इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का है। अभी कैथोड एनोड मत सोचो, अभी बस ये समझो कि 2 बीकर हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है वो भी पता नहीं है अभी, अभी बस बेस बना रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक कॉपर का और एक जिंक का। मेन बात क्या है, कॉपर जहाँ है ना वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो भी कॉपर सल्फेट है, मतलब इलेक्ट्रोड उसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे जो उसका होगा। अगर कॉपर किसी सॉल्यूशन में डिप करा जा रहा है तो वो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट होगा, और अगर जिंक किसी सॉल्यूशन में डिप करा जा रहा है तो वो सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट। इसका मतलब ये जो कॉपर है इसको जिस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में ऐसे बना देता हूँ डॉटेड, कॉपर को जिस सॉल्यूशन में हमने डिप करा वो इसी का होगा, मतलब कॉपर सल्फेट होगा। और जिंक को हमने जिस सॉल्यूशन में डिप करा वो सॉल्यूशन इसी का होगा, मतलब जिंक सल्फेट होगा, जिंक सल्फेट होगा। ठीक है, हाँ जी इतना ही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने इन इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन करना है, और क्योंकि यहाँ केमिकल जो हैं आपके ये जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट एक तरह के इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल ही हैं, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ वायरिंग कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, तो हमने बना दिए। अब उस वायरिंग कनेक्शन में क्या करते हैं, एक तो या तो यहाँ पे एमीटर लगा दो। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेज़र करना, नहीं तो वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, या तो एमीटर लगाओ या वोल्ट मीटर लगाओ, कोई एक चीज़ लगाओ। तो मैं वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ यार, मैं पोटेंशियल मेज़र करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी बात है कि एक तो हमें यहाँ की लगानी पड़ेगी, या हमने क्या लगा दी, की लगा दी, क्लोज़ कर दी। सर क्लोज़ क्यों कर दी, क्योंकि अब घटना होने वाली है, यहाँ पे क्लोज़ कर दी, साथ में और कोई चीज़ नहीं। अब ज़रा एक चीज़ देखना, सिंपल सा देखना, हुआ क्या, समय के साथ क्या हुआ, जैसे ही ये की हमने क्लोज़ करी, अभी ओपन है, अब क्लोज़ कर दी। सर हिस्ट्री बता दो, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री सिंपल सी ये है कि ये 2 बीकर हैं, ठीक है, इमेजिन करो बस 2 बीकर हैं, अभी उनमें सॉल्यूशन पोर नहीं करा, और उन बीकर में हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, ये यू शेप का। फिर उसके बाद हमने क्या करा, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड डाले या सॉल्यूशन डाले, आपकी मर्ज़ी है। तो मान लो आपने सॉल्यूशन डाला, इधर कॉपर सल्फेट डाल दिया और इधर आपने जिंक सल्फेट डाल दिया, 2 आपने सॉल्यूशन डाल दिए। अब जैसा सॉल्यूशन वैसे ही इलेक्ट्रोड डालना है, जैसा सॉल्यूशन वैसे ही इलेक्ट्रोड डालना है। मतलब अगर यहाँ कॉपर सल्फेट है तो आप इलेक्ट्रोड डालोगे कॉपर, और अगर यहाँ जिंक सल्फेट है तो आप इलेक्ट्रोड डालोगे जिंक। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो आपने कॉपर को डालने हैं, कॉपर की इलेक्ट्रोड या रॉड डालनी है, और अगर यहाँ जिंक सल्फेट है तो आपने जिंक की रॉड या जिंक का इलेक्ट्रोड डालना है। की क्लोज कर दी। अब एकदम से बताऊँ क्या हुआ, आप घबरा जाओगे। ये कॉपर की इलेक्ट्रोड कम होने लगी, कम होने लगी, ऐसे ऐसे कम होने लगी, और ये बढ़ने लगी, ये बढ़ने लगी। वो कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, वो पहले कम हुआ, यहाँ डिके हो रही है, वहाँ ग्रोथ हो रही है, कम होने लगा होने लगा होने लगा, और वो बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ गया, कम हुआ। ये क्या हुआ सर? मैं समझाता हूँ आपको हुआ क्या। ज़रा ध्यान से देखो, कॉपर की कहानी समझते हैं, क्योंकि कॉपर कम हो रहा है, जिंक बढ़ रहा है, कॉपर की कहानी समझते हैं। भाई ये कॉपर जो एटम था, इसके साथ एक कहानी हुई। क्या कहानी हुई? ये बना कॉपर 2+, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, समझ गए सर? कॉपर 2+ हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बहुत बढ़िया। इससे क्या फ़र्क पड़ा, कम कैसे हुआ? तो मान लो जैसे यहाँ पे कॉपर का एटम होता, यहाँ पे भी एटम होते हैं, यहाँ पे भी एटम होते हैं, यहाँ पे भी एटम होते हैं, बहुत सारे कॉपर के एटम होते हैं। तो जैसे हमने की क्लोज़ करी तो हुआ क्या, वो एटम डिसोसिएट हुआ। वो एटम किस में डिसोसिएट हुआ? Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। वो डिसोसिएट हुआ किस में? Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, Cu2+ जो था, मान लो अगर यहाँ में एक कॉपर बनाता भी तो ये कॉपर डिसोसिएट हो गया किस में? Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो वो Cu2+ तो सॉल्यूशन में चले गया। वो Cu2+ जो आयन था, कटायन था कॉपर का, वो सॉल्यूशन में चल गया। ठीक है सर,
कॉपर का समझ में आ गया कि कॉपर टूटा तो कम होते रहेगा। आपने एक दिखाया, ऐसे करोड़ों होंगे, तो ऐसे कॉपर के एटम टूटते रहेंगे, डिसोसिएट होंगे, तो उससे कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अच्छा, कॉपर 2+ आपने बोला सोल्यूशन के अंदर चल गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो इलेक्ट्रॉन बेटा वायर के थ्रू ऊपर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ मैं समझाता हूँ आपको। इतना समझ में आ गया? डिके क्यों हुआ? डिके इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से मान लो 1 करोड़ कॉपर के एटम थे, तो उसमें से 50 लाख कॉपर के एटम टूटे, डिसोसिएट हुए, किसमें? Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। अब Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में जब वो डिसोसिएट हुए तो हुआ क्या? Cu2+ तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चले गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है भाई, ये अंदर टूटा हुआ होगा। आपको कॉपर सल्फेट दिख रहा है, पर कॉपर सल्फेट अंदर ऐसी फॉर्म में नहीं होगा, ये पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा। कॉपर सल्फेट Cu2+ और SO4 2- फॉर्म में होगा अंदर। ऐसी ये जो ZnSO4 है, ये भी ऐसी फॉर्म में होगा, Zn2+ और SO4 2- फॉर्म में होगा। ऐसे फॉर्म्स में ये पाए जाएंगे अंदर। ठीक है सर, समझ में आ गया। आपने बोला कि 1 करोड़ कॉपर के एटम थे, 50 लाख गए, 50 लाख टूटे, उनमें से 50 लाख जो Cu2+ थे वो सॉल्यूशन के अंदर चल गए, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 इंटैक्ट फॉर्म में नहीं है। CuSO4 के कैसी फॉर्म में होगा? Cu2+ और SO4 2- फॉर्म में होगा। मतलब Cu2+ पहले से भी है और भी आ गया। Cu2+ पहले से भी है इलेक्ट्रोलाइट में, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये कट पिटा के डिके होके और Cu2+ सॉल्यूशन में घोल रहा है। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे या तो सॉल्यूशन बढ़ जाएगा वॉल्यूम में, या तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। या तो सॉल्यूशन क्या होगा? बढ़ जाएगा वॉल्यूम में, या तो वहाँ कॉपर की कंसंट्रेशन या डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कॉपर का समझ में आ गया। अब जिंक का समझाओ। जिंक बढ़ा क्यों? ये जिंक जो है इतना बढ़ कैसे गया, फुल कैसे गया, इसकी ग्रोथ कैसे हो गई? वहाँ डिके हुई तो यहाँ ग्रोथ हुई, समझ में आता है। मास यहाँ से गया तो यहाँ आया होगा, पर कैसे? समझाओ। ठीक है, अब समय आ गया है। अब आप समझो, ये जो ZnSO4 है ये ऐसी फॉर्म में है ना, Zn2+ और SO4 2-। जी सर, ऐसी ही फॉर्म में है। तो हुआ क्या? मान लो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन सर? ये वाले। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे जा रहे हैं, गए 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 सॉल्यूशन में गए। यहाँ पे मान लो वो इलेक्ट्रॉन पहुँचे, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन तो हैं पर साथ में Zn2+ भी है। इसने इस पर अटैक करा, इसने और अटैक करा, तो हुआ क्या? अब तुम्हें समझ में आया। कॉपर जो है टूटा, Cu2+ अंदर सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन बढ़ गई, पहले से भी थे और भी आए, और इलेक्ट्रॉन ऊपर गया 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 गया। Zinc2+ पहले से हैं यहाँ, दोनों मिलेंगे। Zinc2+ पहले से हैं यहाँ, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया और दोनों मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ऊपर से, जिंक यहाँ से मिलेंगे। सल्फेट का क्या काम? कुछ नहीं, सल्फेट का कुछ काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन आए 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 और जिंक यहाँ से आ रहा, दोनों मिले। तो हुआ क्या? जिंक के साथ क्या हुआ? जिंक के साथ कुछ नहीं हुआ, Zinc2+ आयन के साथ हुआ। जिंक कटायन के साथ क्या हुआ? Zinc2+ आयन था और यही 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, और आप खुद सोचो क्या होगा। Cu था, टूटा ऐसे। Zn2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलेंगे, 2+ से 2- जाएगा, जिंक बनेगा। क्या बनेगा? जिंक बनेगा। तो आप समझ रहे हो, ये जो Zn2+ यहाँ सॉल्यूशन में है उनसे इलेक्ट्रॉन मिले तो वो दोनों जमा होते रहे यहाँ पे जिंक पे, और धीरे धीरे करके जैसे Zn2+ और इलेक्ट्रॉन मिलते गए, अब एटम का सॉल्यूशन में कोई काम नहीं है। जो यहाँ पे जिंक एटम बनेगा वो ZnSO4 के सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट में रह के क्या करेगा? वो ऊपर ही जाएगा। तो वो ऊपर अपने भाइयों के साथ जमा होना शुरू हो गया। ध्यान से देखो, Cu2+ के भाई कहाँ मिलेंगे? सॉल्यूशन में। Cu2+ कॉपर सल्फेट में मिलेगा, जबकि Zn2+ और इलेक्ट्रॉन मिलके जो जिंक बना रहे हैं उसके भाई कहाँ हैं? ऊपर हैं, रॉड में। तो वो रॉड में जमा होते रहे और बढ़ गए, ये कम होते रहे और अंदर आ गए, ये जमा होते रहे और ये बढ़ गए। ऐसे आप लोग याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। अब हुआ क्या इसके बाद? सिंपल सी बात है, हुआ क्या वो सारी तुम चीज़ें देख सकते हो। मैं 1 मिनट देता हूँ तुम लोगों को, कंक्लूड करो, फिर मैं समझाता हूँ।
ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, हाँ मैं इसकी निब निकाल दूँ। अब एक चीज़ समझो। क्या चीज़? अगर ऐसा हो सकता है तो उल्टा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब क्या सर? उल्टा मतलब दोबारा बनाओ, क्योंकि तुम्हें ये भी तो बताना है, 10th की तुम एक चीज़ भूल गए होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये तुम्हें देखने में तो मज़ा आ गया विजुअली। अब ज़रा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से भी देखो, कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा, कौन हाइड्रोजन से ऊपर है, कौन हाइड्रोजन से नीचे है। चलो दोबारा देखो, रिवीजन हो जाएगा। यहाँ देखो, तुम्हारे लिए भी बढ़िया है। सबसे पहले क्या, बीकर, 2 बीकर बनाए, ये रे 2 बीकर बना दिए, ठीक है, एक ही साइज़ के बना देना। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया, ये लो यहाँ पे लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद फिर आपकी मर्जी, या तो सॉल्यूशन डालो या तो सीधा रॉड डालो। तो मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। ये हमने सॉल्यूशन डाल दिया, ये रहा सॉल्यूशन डाल दिया। पिछली बार क्या करा था, पिछली बार यहाँ पे कौन था, कॉपर था, इधर कौन था, जिंक था। अब उल्टा कर दो, सीखना है ना। जिंक सल्फेट यहाँ और कॉपर यहाँ, CuSO4 यहाँ। ठीक है सर, ये जिंक सल्फेट ऐसे ही इंटैक्ट फॉर्म में नहीं होता, ये टूटी हुई फॉर्म में होता है। ठीक है, तो डिसोसिएट करो। कैसे डिसोसिएट होगा, Zn2+ और SO4 2-। ऐसे ये भी डिसोसिएट हो रखा होगा, किस में, Cu2+ और SO4 2- में। ठीक है, थोड़ा विजुअली अपीलिंग बनाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ थोड़े जिंक के आयन दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक जिंक 2+ का दिखा दिया और एक यहाँ पे कौन दिखा दिया, SO4 2- दिखा दिया। ऐसे यहाँ पे भी SO4 2- दिखाया और साथ में Cu2+ दिखा दिया। क्लियर? ठीक है, अब किसका काम, अब रॉड लगानी है, तो रॉड लगाते हैं। तो एक रॉड यहाँ लगा दी, एक रॉड यहाँ लगा दी और एक रॉड यहाँ लगा दी। ये हमने 2 रॉड्स लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए। अच्छा, यहाँ जिंक सल्फेट है तो क्या लगाऊँ, कॉपर? नहीं, बोलो वहाँ से, हाँ ना बोलो। क्या जिंक सल्फेट तो कौन लगेगा, जिंक लगेगा। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो क्या लगेगा, कॉपर लगेगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या था, इसके बाद यहाँ पे ऐसी वायरिंग थी, फिर यहाँ पे ऐसी वायरिंग थी, फिर यहाँ पे की थी, फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर या एमीटर, और फिर ये ऐसे। ये आपका पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। अब मेन बात कि दोबारा क्यों बना रहे हैं, सीखेंगे दोबारा। अब जैसा कॉपर के साथ हुआ था वो जिंक के साथ हो जाना चाहिए। फिर ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन सी सही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद होगी आप लोगों को, देखो कौन सी सही है, नहीं तो मज़े कैसे आएगा। चलो, अब क्या था, पिछली बार कॉपर कम हुआ, इस बार किसको कम कर देते हैं, जिंक को कम कर देते हैं। तो हमने जिंक को थोड़ा सा कम कर दिया, लेटर से अब ये इतना रह गया। ठीक है, अब पिछली बार जिंक बढ़ा था, इस बार कॉपर बढ़ जाएगा, तो ये इतना हो गया, ये ऐसे हो गया इतना सारा। तो आपको भी समझ रहे हैं, जिंक की कंसंट्रेशन कम हो रही है और कॉपर की बढ़ रही है। हुआ क्या होगा आपको भी पता है कि इस बार जिंक जो एटम है वो जिंक एटम डिसोसिएट हुआ होगा किसमें, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। जो जिंक है वो टूटा होगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, इसके बाद वहाँ पे Cu2+ नीचे गया, आज Zn2+ कहाँ जाएगा, इधर की साइड। तो यहाँ से Zn2+ नीचे की साइड गया और नीचे उसके भाई बहुत सारे हैं, तो खुश रहेगा। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर के थ्रू ऊपर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, की क्लोज कर रखी है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, पहुँचे पहुँचे पहुँचे, यहाँ पहुँच गए वो इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। अब कॉपर छोड़ेगा थोड़ी उन इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉपर है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये जो कॉपर 2+ है ये उन 2 इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। एक ही दिखा रहे हो, 2 हैं भाई, ये रे।
और ये बना देगा कितना, कॉपर एटम। ये जिंक एटम है या कॉपर एटम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा एक चीज़ समझो कि हुआ क्या, जैसे जैसे कॉपर बनेंगे, जैसे जैसे Cu एटम बनेंगे, तो Cu एटम नीचे क्यों रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट में? इलेक्ट्रोलाइट में तो सिर्फ आयन्स रहते हैं, तो उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर कहाँ? रॉड में। रॉड मतलब इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में वो जमा होते रहेंगे और इलेक्ट्रोड यहाँ ग्रो कर जाएगा और वहाँ श्रिंक कर जाएगा या कम हो जाएगा, डिके हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके। आप मुझे बताओ, यहाँ पे जिंक था ओरिजिनल, ये चीज़ें होती हैं, वो बाद में होता है, ये रिएक्टेंट होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं, ये इनिशियल होता है, वो फाइनल होता है। तो इनिशियली एटम था और इस एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। यही तो बात है, पहले तो एटम था, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले? इधर से निकले, जिंक से। तो जिंक जो है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। आपने पढ़ा था ऑयल ऑक्सीडेशन इज़ लॉस या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसने लॉस करा, मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन। शाबाश। और देखो ओरिजिनली Cu2+ था और उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो इसने गेन करा। तो गेन मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको इतना समझ में आ गया, जैसे वहाँ था वैसे यहाँ है कि यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसका हुआ रिडक्शन। शाबाश। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, कैथोड में कटायन, एनोड में अनायन। कैथोड में कटायन आ रहे हैं कहाँ? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। कैथोड में कटायन आया, कटायन तो पॉजिटिव होता है, तो कैथोड क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो जो पहले से नेगेटिव है उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे। तो इसका मतलब अनायन जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक में कौन होता है? अनायन। ठीक है, अनायन किस में आते हैं? एनोड में आते हैं। अनायन कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहेंगे? एनोड में आना चाहेंगे, क्योंकि एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रोलिटिक की बात है। यहाँ उल्टा होगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था बात आपसे। शाबाश। उल्टा कहना चाह रहा था मतलब कि वहाँ तो एनोड में इलेक्ट्रॉन आए, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? कैथोड में आएंगे। उल्टा होता है यहाँ पे। याद है ना वहाँ पे क्या था? कैथोड जो था उसमें कटायन आते थे, उधर इलेक्ट्रोलिटिक में, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो पर आपको पता नहीं था। कैथोड में कटायन आ रहे हैं, कटायन पॉजिटिव होते हैं, तो कैथोड कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आ सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आने के लिए इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, पर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोलिटिक में कौन होता है? एनोड होता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो यहाँ उल्टा चलाओ। अगर वहाँ पे एनोड में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पे कैथोड में आएंगे, मतलब यहाँ पे कैथोड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ पे कैथोड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये चीज़ हो जाएगी आपकी कैथोड, और जिंक ने लॉस करे तो जिंक आपका हो जाएगा एनोड। उल्टा चलता है भाई यहाँ। अब सारी चीज़ें भूल के बस ये याद रखो, कैथोड कौन होगा? जिसका रिडक्शन हो। इलेक्ट्रोकेमिकल की बात कर रहा हूँ। कैथोड कौन होगा? जिसका रिडक्शन हो। एनोड कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो। कैथोड कौन होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन मिले। एनोड कौन होगा? जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। एनोड यहाँ कौन है? किसने लूज़ करे? जिंक ने करे, है ना। और कैथोड यहाँ कौन है? जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, जिसका रिडक्शन हुआ, कौन है? कॉपर है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी, आप लोगों को ये समझ में आई होगी। इतना सा आपका डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ज़रा समझो साल्ट ब्रिज का क्या काम है। ठीक है, अच्छा और चीज़, 1-2 बातें और जो यहाँ पे नेगलेक्ट कर लेते हैं, पर देख लो। देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ है, तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक नॉलेज पता है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट कन्वेंशनल करंट आता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कौन सा करंट होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसका अपोजिट कौन सा करंट होता है? कन्वेक्शनल करंट। जो वायर के थ्रू मीज़र होगा वो कौन सा करंट होगा? कन्वेंशनल करंट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इधर मिलेगा। करंट की बात कर रहा हूँ मैं, कन्वेंशनल करंट, जो वायर से मीज़र होगा, जो एमीटर से मीज़र होगा।
मोशन इलेक्ट्रॉन का जिस तरफ उसके अपोजिट आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट तो खुद मोशन है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक करंट आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, शाबाश। चलिए एक और चीज़ देखिए अब जरा हम ये देखते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो आपने जो अभी डायग्राम देखा उसमें देखो था क्या, बीकर था, 2 बीकर थे, उसको अंदर से कौन जोड़ रहा था, सॉल्ट ब्रिज। बाहर से कौन जोड़ रहा था, इलेक्ट्रोड और वायर। इलेक्ट्रोड ये ब्रिज है, सॉरी ये बीकर है, बीच में इंटरनली कौन है, सॉल्ट ब्रिज, और बाहर इलेक्ट्रोड और वायर है। इंटरनल सर्किट कौन बना रहा है, अंदर की तरफ सॉल्ट ब्रिज। तो पहला फंक्शन क्या है, मेंटेन दी इंटरनल सर्किट, मेंटेन दी, और हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेंगे, कटाइन कुटाइन कभी नहीं जाते, नानाइन जाते हैं। तो सबसे पहला काम है इसका मेंटेन दी इंटरनल सर्किट, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, अगर सॉल्ट ब्रिज हम हटा दें तो होगा क्या, तो भाई सर्किट क्लोज हो जाएगा या ओपन। भाई इसका काम क्या है, इंटरनल सर्किट बनाना, ठीक है। पूरी तरीके से रिएक्शंस कब होंगी, जब इंटरनल सर्किट भी रहे सॉल्ट ब्रिज की वजह से और इलेक्ट्रोड्स की वजह से एक्सटर्नल सर्किट भी रहे। आप एक भी सर्किट हटा दो तो अब रिएक्शन हाल्ट आ जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि अब मोशन ही नहीं होगा, अब आपका सर्किट ब्रेक हो गया, अब आपका ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो दूसरी बात, एक और बात है, यहाँ देखो एक और बात है, इलेक्ट्रॉन तभी मूव कर पाते हैं जब इन 2 बीकर्स के बीच में, या 2 जो ये हाफ सेल हैं इनके बीच में इंटरनल कनेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन जो हैं कब फ्लो कर पाते हैं, आपने देखा जिंक से कॉपर जा रहे हैं, कब जा पा रहे हैं, जब ये दोनों बीकर कनेक्टेड हैं। इन्हें कनेक्ट किसने करा, सॉल्ट ब्रिज ने। तो दूसरी बात क्या है, एक तो इंटरनल सर्किट, दूसरी बात है मेंटेन दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो नहीं करेंगे जब तक दोनों सर्किट फंक्शंस में ना हो। तो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करके रखते हैं। दूसरी बात ये है, और कुछ बात नहीं, 2 ही हैं। अब थोड़ी सॉल्ट ब्रिज की बात कर लेते हैं, इसमें होता क्या है। सॉल्ट ब्रिज आप लोगों को पता है, सिंपल सी बात है, एक यू शेप की एपरेटस होता है, ठीक है। देखा आपने कैसे बनता है, ऐसे बनता है सॉल्ट ब्रिज, एक यू शेप का एपरेटस होता है। और इसमें होता क्या है, तो मेनली इसके अंदर एक जेल टाइप के डाल के रखते हैं, जिसको बोलते हैं हम एगर एगर जेल, अगर भी बोल सकते हो, एगर जेल होती है। और साथ में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं KCl। सर NaCl क्यों नहीं यूज़ करते, KCl ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा सॉल्ट ब्रिज को खुद न्यूट्रल होना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट तो है पर सॉल्ट ब्रिज को न्यूट्रल होना पड़ेगा। कब, जब तक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं, सर्टेन लेवल पे या सर्टेन कंडीशंस पे इसे भी कभी कभार कंडक्टिव होना पड़ता है, ठीक है, ताकि इनर ब्रेक डाउन ना हो। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा रीज़न ये है, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है K+ और Cl- की लगभग सेम होती है। कंडक्टिविटी ऑफ K+ और Cl- लगभग सेम होती है। KCl में दोनों की कंडक्टिविटी लगभग सेम होती है, तो एक तरह से क्या आ जाती है, फॉल्स न्यूट्रलिटी आ जाती है। तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं, असली की थोड़ी है, इसलिए फॉल्स है, इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज में KCl को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली, बहुत बढ़िया। अब ज़रा एक चीज़ देखो, हमने क्या देखा अभी, हमने ये देखा अभी कि जो हमारा जिंक था और जो हमारा कॉपर था, तो जिंक के लिए क्या हुआ, आप खुद देखो,
जिंक के लिए क्या हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बना, जबकि कॉपर के आयन ने गेन करा। तो Cu2+, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बना, Cu बना। ये चीज़ है, ठीक है। आपको यहाँ से दिख रहा है कि ओरिजिनल कंडीशन जिंक थी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तब Zn2+ बना। लूज़ करना मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ओरिजिनली था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जबकि यहाँ गेन हुआ, तो ये रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, वहाँ लॉस हुआ, यहाँ गेन हुआ। शाबाश। अच्छा भाई, आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन वही लूज़ करता है जो एनोड में हो। यहाँ पे एनोड खुद क्या होता है, एनोड क्या है यहाँ, वहाँ क्या होता था, एनोड में अनायन आते थे। एनोड में अनायन इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता था, जबकि यहाँ पे एनोड क्या नेगेटिव है, तो यहाँ से भागेंगे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव से भागेंगे। तो जिंक जो था यहाँ एनोड था, कॉपर जो था यहाँ पे क्या था, कैथोड था। अब एक चीज़ याद रखना, तुम्हें इतनी सारी बातें पता चल गई, बस अब एक चीज़ ये याद रखना कि एनोड को लिखा जाता है लेफ़्ट में, कैथोड को लिखा जाता है राइट में। एनोड को लेफ़्ट में, कैथोड को राइट में, यही है। हाँ, एनोड को लेफ़्ट में, कैथोड को राइट में। इतनी चीज़ों से अब हम एक चीज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज नोटेशन लिखते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो अब हम क्या लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज नोटेशन लिखते हैं। वो बहुत काम आती है, सॉल्ट ब्रिज नोटेशन। सॉल्ट ब्रिज नोटेशन क्या होती है, सॉल्ट ब्रिज नोटेशन। पहली बात, इसमें सॉल्ट ब्रिज को किससे डिनोट करते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज के लिए 2 पैरेलल लाइन्स बनाते हैं, ये हो गई, ठीक है। अब चलता कैसे है, आपको भी पता है। अगर ये इधर को देखूँ मैं, तो ये चीज़ होती है राइट और ये चीज़ होती है लेफ़्ट। और तुम्हें अभी बताया मैंने, लेफ़्ट में लिखा जाता है एनोड को और राइट में लिखा जाता है कैथोड को। तुम्हें होमवर्क दे रखा है मैंने, एक याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो बोली थी मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद है ना, रिएक्टिविटी सीरीज़, हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से नीचे। फिर तुम खुद पता लगाना कि कौन सही है, पहले वाला और ये वाला, ठीक है। कुछ होमवर्क खुद भी करे करो, अलर्ट रहा करो। चलो, लेफ़्ट एनोड, राइट कैथोड, ठीक है। तो यहाँ एनोड लिखेंगे। अब एक बात हमेशा याद रखना, पहले लिखना है आप लोगों को आयंस, यहाँ पे लिखना है आपको आयंस या इलेक्ट्रोलाइट, दोनों जगह आयंस या इलेक्ट्रोलाइट। फिर एक सिंगल डंडा, यहाँ पे भी सिंगल डंडा सीधा बना लेना चाहिए। फिर आप लिखोगे एटम, एटम, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, एटम। ये याद रखना, देख लो ध्यान से कैसा है। बीच में सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, 2 पैरेलल लाइंस, फिर आयंस, उनके इलेक्ट्रोलाइट, फिर एटम। उधर भी पहले क्लोज हैं आयंस, बाद में है एटम, सबसे एक्सट्रीम एंड में एटम है। इधर एनोड, उधर कैथोड, बस इतना लिखना है। चलो लिखें फिर, बहुत बढ़िया। एनोड में था कौन उस साइड, जिंक था। कैथोड में था कौन उस साइड, कॉपर था। तो पहले यहाँ आयंस लिख दो। आयंस क्या होगा जिंक का, Zn2+। इधर क्या होगा आयन, कॉपर का, Cu2+। और जब भी आयन होता है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन लिखी जाती है, तो यहाँ मोलर लिखते हैं, मोलैरिटी याद होगा आप लोगों को, तो मोलर लिखते हैं। इसके बाद Cu2+ है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉपर लिखते हैं। और वहाँ अगर Zn2+ है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, जिंक लिखते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद आ गई होगी, ठीक है, शाबाश। ठीक है, अब यहाँ देखो, इतनी चीज़ें आपने देख ली। ये कौन सी चीज़ है, ये राइट वाली चीज़ है या लेफ़्ट, लेफ़्ट, लेफ़्ट है सर, ये लेफ़्ट, और ये वाली चीज़ राइट है, शाबाश। ठीक है, लेफ़्ट में कौन है, लेफ़्ट में है कौन, एनोड। और वहाँ कौन है राइट में, कैथोड। अब ज़रा तुम खुद थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हुए तब से, दोनों कटायन है, तो कौन कैथोड कौन एनोड। तुमने तो बचपन से पढ़ा, कैथोड में कटायन, एनोड में एनायन। अब बड़े हो गए हो, है ना, अब ऐसे पढ़ना, एनोड कैथोड। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है,
कैथोड में कौन होता है, रिडक्शन होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ तुमने ये देखा था कि जिंक था वो बना Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, रिडक्शन में तुम्हें पता है Cu2+ था। सर लिख रहे हो इतने बार यही सही होगा, अबे देखना, सब देखना, क्या पता ये गलत हो, ठीक है। Cu2+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, Cu होगा। बहुत बढ़िया। अब एक चीज़, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, ये सारी चीज़ लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन, राइट कैथोड, RCR याद कर लेना, LAO लाओ, RCR लाओ, RCR लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन, राइट कैथोड रिडक्शन। अब एक चीज़ याद रखना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। किसको, RCR को, राइट कैथोड रिडक्शन, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन। इसमें ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। जब दोनों मिल जाती हैं, ये भी और ये भी, तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों मिल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इतनी चीज़ें याद रखना, दोनों मिल गई तो अब इन्हें क्या कहना है, रिडॉक्स रिएक्शन कहना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, सीख लिया तुमने। देख लो एक बार, और कुछ देखना है तो तुम्हें ये पता चल गया, एनोड को ना हमेशा नेगेटिव लेना। वहाँ पे क्या होता है, एनोड में अनायन आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड में अनायन आते हैं, तो एनोड को वहाँ पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि अनायन क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ उल्टा है। तो एनोड में नेगेटिव और कैथोड में कितना, पॉजिटिव। एनोड में नेगेटिव और कैथोड में कितना, पॉजिटिव। इसके बाद क्या देखोगे, इसके बाद बस तुम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देखो और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक चीज़, ये तुमने देख लिया, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। ये मिटाया, इधर भी मिटाया, अब एक चीज़ लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करते हैं यहाँ सिर्फ, है ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वैसे, पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी काम चल जाएगा। और यहाँ पे लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या भला है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये तुम बचपन से पढ़ रहे हो, वैसे वोल्ट में होता है और कुछ चीज़ नहीं होता। ये सारी चीज़ें तुमने पहले पढ़ी है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक, चलो। तुमको 11th में एक चीज़ पढ़ी थी तुमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 10th में भी पढ़ा था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होती है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम मेंटेन करते हैं कहाँ, 1 STP कंडीशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में। टेम्परेचर कितना लेते हो वहाँ, 0 या 25। प्रेशर कितना होता है, 1 ATM या 1 बार। और वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम होती नहीं, वॉल्यूम NTP में होती है, 22.4 लीटर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर पता है 273 केल्विन, और प्रेशर कितना 1 ATM। तो यहाँ पे क्या रहती है, एक तो हाइड्रोजन रहती है और साथ में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड रहता है। ये एक तरह से किस चीज़ का काम करता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब क्या, जैसे हमने सॉल्यूशन में जब मॉलिक्यूलर मास निकाले थे तो हाइड्रोजन का मास रेफरेंस माना था ना, ऐसे ही यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, चाहे ऑक्सीडेशन निकालें चाहे रिडक्शन निकालें, तो जिसको हम बेस मान के या रेफरेंस मान के निकालेंगे वो यही है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो खुद का EMF होता है, EMF तुम पढ़ ही रहे हो,
फिज़िक्स में इसका जो खुद का ईएमएफ होता है, क्योंकि यहाँ से भी ईएमएफ ही आना है, इसका जो खुद का ईएमएफ होता है किसका, हाइड्रोजन का, 0 वोल्ट होता है। ठीक है, माना है इसलिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है कि जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है कि जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो ना, उसके पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस। दोबारा समझो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो लो, उसका पोटेंशियल लो, और जो हाइड्रोजन है उसका पोटेंशियल लेके दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। इतना सा है। जैसे यहाँ पे किसका था, तुम्हें याद होगा, जिंक का था। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकलेगा भाई, हमें ईएमएफ या पोटेंशियल लेना पड़ेगा किसका, जिंक का। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, वैसे तो इसे ऐसे लिखते हैं Zn/Zn2+, और उससे हाइड्रोजन का हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। वो इलेक्ट्रोड उठाओ जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके ईएमएफ को हाइड्रोजन मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके पोटेंशियल से माइनस कर दो। ऐसी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड उठाओ जिसका रिडक्शन हो रहा हो, जैसे कॉपर है। ठीक है, ये बाद में नोटेशन बताऊंगा कौन आगे कौन पीछे आता है, और उसको हाइड्रोजन से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, पर ये इतना भी आसान नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जनरली आपको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा ना, तो ज़िंदगी भर वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन ही नहीं करेगा, वो रिडक्शन भी कर सकता है। अगर वो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय ऑक्सीडेशन ही करे, रिडक्शन भी कर सकता है। सेम गोज़ फॉर रिडक्शन, कि अगर कोई इलेक्ट्रोड, जैसे यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, वो रिडक्शन कर रहा है, तो वो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी करेगा। तो निकालते कैसे हैं, अब आप ध्यान से देखो। जैसे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया, अगर मुझे यहीं पे रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालना है तो कुछ नहीं, लेट अस से मान लो ये वैल्यू E1 आई, तो रिडक्शन पोटेंशियल कुछ और नहीं होगा, -E1 हो जाएगा। मान लो यहाँ से 5 वोल्ट आता तो यहाँ -5 वोल्ट लिख देते। ऐसी किसी चीज़ का अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपको ऑब्टेन्ड है, गिवन है, तो अगर आपको इसी चीज़ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकालना हो, देखो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन निकाल सकते हैं, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना पड़ेगा। मान लो अगर ये E2 आता तो ये हो जाता -E2, बस साइन चेंज करना है, बाकी कुछ चीज़ चेंज नहीं करनी। बहुत बढ़िया। अब ज़रा एक चीज़ और देखो, आपने पुरानी नॉलेज से, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, एक चीज़ तो पढ़ी है। वो क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मान लो कोई भी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, कोई एनोड है, कोई कैथोड है, कोई लेफ़्ट में है, कोई राइट में है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इनके पोटेंशियल सेम नहीं होंगे। अगर पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो क्यों करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या बनती है, फील्ड बनती है। फील्ड क्या बनाती है, फोर्स बनाती है। फोर्स की वजह से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है। तो अभी मान लो ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, मान लो ये है E1, यह है E2, इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे नेट EMF क्या है, नेट EMF, तो आप बोलोगे बड़ा माइनस छोटा, और आपको ये पता है पॉजिटिव हमेशा ज़्यादा होता है ना। पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से ज़्यादा होता है। पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव से ज़्यादा होता है। तो आपने बोलना था E राइट माइनस E लेफ़्ट, E राइट माइनस E लेफ़्ट, या E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। शाबाश, E राइट माइनस E लेफ़्ट, या E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, या E कैथोड माइनस E एनोड। शाबाश, या भाई E कॉपर माइनस E जिंक। ये नेट EMF है। क्या है, नेट EMF। कैसे करा, आपको एक नॉलेज पहले से पता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से क्या होगा, ज़्यादा होगा। पॉजिटिव कौन है, जो राइट में है। पॉजिटिव कौन है, जिसका रिडक्शन हुआ। पॉजिटिव कौन है यहाँ की डेट में, कॉपर। नेगेटिव कौन है, जो कहाँ है, लेफ़्ट में है। नेगेटिव कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। नेगेटिव यहाँ है कौन, जिंक है। तो हमेशा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो आपको नेट EMF क्या लिखना है, E प्लस माइनस E माइनस, है ना।
ई प्लस ई माइनस, ई राइट ई लेफ्ट